तो आज मैं लेक्चर दे रही हूँ प्रिंट मेकिंग पर। छापा कला। छापा कला आर्ट की एक ऐसी विधा है जिसमें हम किसी भी चित्र को छाप कर निर्मित करते हैं। इसको आसानी से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आ, आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो आप लोगों ने एक पेपर लिया होगा, उसको उसके ऊपर सिक्के को रखा होगा और उसे घिसा होगा। जब आपने उसको घिसा होगा तो आपने देखा होगा कि पेपर पर वो सिक्का, वो कॉइन छप गया है। तो ये एकदम बेसिक टेक्निक है छापा कला की। उभरी हुई सतह पर कागज को रख कर, घिस कर या किसी भी भारी सामान से उसे दबाकर छापा चित्रण का निर्माण कर सकते हैं। वैसे छापा चित्रण की शुरुआत मानी जाती है गुफाओं से हुई थी। जैसे हर कला का की शुरुआत मानी जाती है कि वो प्रागैतिहासिक समय से हुई है, उसी तरह छापा कला की भी शुरुआत माना जाता है कि वो प्रागैतिहासिक काल से हुई है। प्रागैतिहासिक काल में जो भी आदि मानव हुआ करते थे, वो अपने पूर्वजों को उनकी यादों को अपने पास संरक्षित रखने के लिए क्या करते थे, अपने पूर्वजों को गुफाओं में लेके जाया करते थे। गुफाओं में लेके जाने के बाद उनके हाथों को गुफा की दीवार पर रखवाते थे। हाथ में रंगचूर्ण को, मतलब रंगचूर्ण मतलब जो बारीक रंग होते हैं बुरादे के रूप में, उस तरह के रंग चूर्ण को हाथ में लेकर फूकते थे। उस हाथ पर जो उनके पूर्वज ने गुफा के ऊपर रखा हुआ था। क्या होता है ऐसा करने पर? होता ये था कि उनके जो पूर्वज है, उनके हाथ गुफा की दीवारों पर छप जाया करते थे। जब गुफा की दीवारों पर हाथ छप जाते थे तो वो उस छपे हुए चित्र को संरक्षित करने के लिए उसके ऊपर विभिन्न तरह के संरक्षण वाले लेप लगाया करते थे, जिससे वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। आप इसको एकदम उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे इस समय हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे पेंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक आकृति को काट कर रख दिया जाता है और उसके चारों ओर स्प्रे किया जाता है, तो क्या होता है, वो आकृति उस कागज पर छप जाती है। सेम यही प्रोसेस प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव थे, वो अपने पूर्वजों के हाथ को गुफाओं पे छापने के लिए प्रयोग किया करते थे। तो सबसे पहले जो छापा कला की शुरुआत हुई वो प्रागैतिहासिक काल में हुई और उसके बाद ये धीरे 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 आगे बढ़ती गई। बाद में इसका प्रयोग किया जाने लगा किताबों को छापने के लिए। 1556 ईस्वी में भारत में भी ईसाई मशीनरियों ने छापा कला की मशीनों को स्थापित किया, जिससे किताबों को वो छाप सकें। ज्यादातर किताबों में ईसा से संबंधित चित्रों को छापा जाता था। और उससे पहले ये माना जाता है कि छापा कला की जो पुस्तकों को छापने की कला की शुरुआत हुई वो चीन में हुई थी। चीन में सबसे पहले हरिक सूत्र नाम की एक पुस्तक थी जिसे छापा गया था। उसे बुद्ध जी से संबंधित चित्रों का उत्कीर्ण तकनीक के द्वारा छापा गया। तो ये तो एक ऐतिहासिक ऐतिहासिकता थी छापा कला की। अब हम ये समझते हैं कि छापा कला होता क्या है, उसके कितने भाग होते हैं और वह कैसे किया जाता है। तो छापा कला का मतलब होता है छाप द्वारा किसी भी चित्र को तैयार करना। छापा कला की 3 तकनीकें हैं। पहली उभार सतह उत्कीर्णन, दूसरी अंतः सतह उत्कीर्णन, तीसरी समतल सतह उत्कीर्णन। तो सबसे पहले हम लोग आइए ये समझते हैं कि उभार सतह उत्कीर्णन क्या होता है। उभार सतह उत्कीर्णन आप एक तरह से कह सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा साड़ियों के ऊपर ब्लॉक से, लकड़ी के ब्लॉक से लोग ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं।
सेम वही प्रोसेस उभार सतह उत्कीर्णन है। उभार सतह उत्कीर्णन में एक लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर टूल्स के द्वारा, जो लकड़ी काटने के टूल्स आते हैं उसके द्वारा कटिंग की जाती है, और ऐसा भाग जिसे हमें नहीं छापना होता है उसे हम काट के अलग कर देते हैं, और जो भाग उभरा हुआ होता है हम उनके ऊपर रंगों को लगाते हैं। रंग कौन से प्रयोग किए जाते हैं छापा कला में? जो एक प्रिंटिंग इंक आती है, ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रयोग की जाने वाली इंक जो ऑयल बेस होती है, उसे प्रयोग किया जाता है छापा कला में। तो उभार सतह उत्कीर्णन में क्या किया जाता है? सबसे पहले उभरी हुई सतह के ऊपर रोलर से इंक को लगाया जाता है, फिर उसे कागज पर छापा जाता है। उभार सतह उत्कीर्णन की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसमें केमिकल्स का नहीं यूज करते। केमिकल्स के यूज करने से हमें बहुत सारे खतरे होते हैं। तो छापा कला उत्कीर्णन का छापा कला में जो उभार सतह उत्कीर्णन है उसमें हम बहुत खतरों से बचते हुए बहुत आसानी से प्रिंटिंग कर सकते हैं। और उभार सतह उत्कीर्णन में हम दो तरह से प्रिंटिंग करते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर। कलर उभार सतह उत्कीर्णन के लिए हमें एक ही लकड़ी के ब्लॉक पर 2 या 3 बार कटिंग करनी पड़ती है, और बार बार स्टेप बाय स्टेप हम एक ब्लॉक से कई बार प्रिंट लेते हैं अलग अलग कलर में। अब हम बात करते हैं अंतः सतह उत्कीर्णन की। अंतः सतह उत्कीर्णन का क्या अर्थ है? अंतः सतह मतलब अंदर की सतह को छापना। जब हम किसी भी सतह में ऐसे भाग को काट के अलग करते हैं जो हमें नहीं छापना होता, या ऐसे भाग को छापते हैं जो अंदर की ओर होता है, अंता होता है, अंदर की ओर होता है, तो ऐसे प्रक्रिया को अंतः सतह उत्कीर्णन कहा जाता है। अंतः सतह उत्कीर्णन में हम धातु की प्लेटों का प्रयोग करते हैं, जैसे जिंक की प्लेट हो गई, तांबे की प्लेट हो गई। पुराने समय में तो लोग वो सोने की प्लेट, चांदी की प्लेटों पर भी उत्कीर्णन किया करते थे। तो ये अंतः सतह उत्कीर्णन जो है उसी के बारे में मेन हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस पीपीटी में बताया गया है इंटेग्लियो। इंटेग्लियो मतलब अंतः सतह उत्कीर्णन। इंटेग्लियो को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक धातु की प्लेट है। ये एक धातु की प्लेट है जिसके ऊपर एक निडल से, वो भी धातु की होती है, निडल भी धातु की होती है, उस निडल से उत्कीर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस धातु की प्लेट के ऊपर, ये धातु की प्लेट जिंक की है जिसके ऊपर ब्लैक जापान लगा हुआ है, और यहाँ पर कई सारी ड्राइंग्स की हुई लाइंस हैं जिन्हें धातु से बनी निडल से काटा जा रहा है। तो अंतः सतह उत्कीर्णन में हम धातु की प्लेट प्रयोग करते हैं। धातु की प्लेट के ऊपर सबसे पहले हम लोग ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद हमें जो जो रेखाएं उस पे हम रेखांकित किए हैं उन्हें काटना होता है। किससे? धातु की निडल से। धातु की निडल से उस पर पूरी ड्राइंग करने के पश्चात हम उस प्लेट को लेकर जाते हैं एक रासायनिक घोल के अंदर, उस प्लेट को रखते हैं। रासायनिक घोल क्या काम करता है? रासायनिक घोल नाइट्रिक एसिड और पानी का मिश्रण होता है जिसमें 2% पानी और 1% नाइट्रिक एसिड मिला होता है। इसमें हम जैसे ही प्लेट को डालते हैं वैसे ही प्लेट पर खिंची हुई रेखाएं 2 से 3 मिनट में कटना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कई सारी रेखाएं निडल द्वारा रेखांकित की गई हैं। रेखांकन से पहले इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक पोर्शन जो है इस पर ब्लैक जापान लगाया गया। ब्लैक जापान का क्या काम होता है? ब्लैक जापान जब हम प्लेट को रासायनिक घोल में डालते हैं तो वो प्लेट को
उस जगह से कटने से रोकता है जहां पे हम रासायनिक घोल का प्रभाव नहीं चाहते हैं। जैसे ये पोर्शन आप देख सकते हैं, इस पोर्शन पे हमें रासायनिक घोल का कोई भी नाइट्रिक एसिड का कोई भी हम लोगों को इफेक्ट नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक जापान से पूरा फिल कर देंगे और वही वही जगह छोड़ेंगे जहां जहां पर हमें रासायनिक घोल से रेखाओं को काटना है। तो इसके बाद जब हम रासायनिक घोल में प्लेट को डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस प्लेट की में रेखाएं कट जाती हैं, उनमें गड्ढे हो जाते हैं, वो अंतः सतह उत्कीर्णन का के रूप में वह अंदर की ओर से कट जाती हैं रेखाएं। फिर इसके पश्चात क्या किया जाता है, प्लेट को धुल दिया जाता है। धातु की जो प्लेट, जो जिंक की प्लेट हम लोग यूज कर रहे हैं, उन्हें धुल दिया जाता है। धुलने के पश्चात हम उनके ऊपर इंक लगाते हैं। इंक लगाने का तरीका क्या है, हमें अंतः सतह को छापना है तो हम इंक ऊपर की सतह पर नहीं लगने देंगे, हम लाइंस के अंदर रंगों को दबा दबा के भर देंगे। रेखाओं में जब रंग भर जाएंगे तो हम ऊपर की सतह पर लगी हुई जो इंक है, जो रंग है, उनको हाथ से पेपर रखकर हाथ से दबा दबा कर साफ कर लेंगे, जिससे प्लेट की ऊपरी सतह पूरी साफ हो जाए और अंतः सतह में ही केवल इंक भरा रहे या रंग भरा रहे। इसके पश्चात हम इस प्लेट को जो छापा कला की, जो छापा चित्रण की जो मशीन आती है, उसके ऊपर रखते हैं और एक कार्टशीट, जो भी कागज हमें छापने के लिए प्रयोग करना है, उस कागज को हम पानी में भिगो कर निकाल लेते हैं और पेपर से थोड़ा सुखाने के पश्चात उस प्लेट के ऊपर रख देते हैं और मशीन द्वारा दाब देकर हम उस छापा चित्रण को छाप लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल प्लेट्स फॉर इंटेग्लियो, मतलब अंतः सतह उत्कीर्णन के लिए प्रयोग होने वाले धातु की प्लेटें। तो पहला क्या है, कॉपर प्लेट हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये जिंक प्लेट है। ये सबसे ज्यादा कलाकार, जो छापा चित्रण के कलाकार होते हैं, वो सबसे ज्यादा यही जिंक प्लेट है। ये आप देख सकते हैं, इसी जिंक प्लेट का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये देखिए ब्रास का बना हुआ है, ये एल्यूमिनियम की प्लेट है, ये स्टील की प्लेट है। ये ये ऐसी प्लेट्स हैं जिनका प्रयोग वर्तमान में छापा कलाकार कर रहे हैं। जैसे प्राचीन समय में तो लोग सोने की, चांदी की भी प्लेट का प्रयोग करते थे, परंतु आज के समय में केवल स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, जिंक और कॉपर प्लेट का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। ये है इंटेग्लियो प्रिंटिंग की तकनीक। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर खुदा हुआ, अं, अंदर खुदी हुई सतह को छापा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन कटा हुआ है, ये जो पोर्शन अंदर की ओर है, यही ऊपर की के कागज पर छपा हुआ है। ये है अंतः सतह उत्कीर्णन। ये सब इसकी और पिक्स हैं। ये देखिए, ये रोलर से रंग लगाने का तरीका है। हम रंग इस तरह से लगाते हैं कि अंदर की ओर भरे, बाहर की ओर नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि अंतः सतह उत्कीर्णन की ही एक तकनीक, एक्वाटिंट। एक्वाटिंट का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम धातु की प्लेट, जिस पर अभी हम लोगों ने रेखांकन करके फिर रासायनिक घोल में डालकर उसको एचिंग किया है, उसको ईच किया है, उसी में हम आगे की प्रक्रिया जो प्रयोग करते हैं उसे एक्वाटिंट कहते हैं। एक्वाटिंट का काम क्या होता है, जिस धातु की प्लेट पर हमने रेखाओं को अम्लांकित किया है, उसी धातु की प्लेट पर लाइट और डार्क का प्रभाव देना। मतलब एक्वा टिंट के द्वारा हम छाया और प्रकाश का प्रभाव आराम से प्लेट पर दे सकते हैं। जैसे हम लाइट और डार्क की शेडिंग एक नॉर्मल पोर्ट्रेट में करते हैं या पेंटिंग में करते हैं, जिस तरह लाइट और डार्क दिखाते हैं, उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंतः सतह उत्कीर्णन के चित्र में भी लाइट और डार्क का प्रभाव आ जाए, तो हम एक्वाटिंट का प्रयोग करेंगे। एक्वाटिंट में क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ
जिसका नाम होता है रेजिन, उसका प्रयोग किया जाता है। रेजिन, और मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगी, रेजिन हो चाहे नाइट्रिक एसिड हो, ये दोनों ही रासायनिक पदार्थ हैं और दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए अंतः सतह उत्कीर्णन को करते वक्त हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो एक्वा टिंट में हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। रेजिन एक पाउडर जैसा पदार्थ होता है, पीले रंग का होता है। हम सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर ब्लैक जापान उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पर हमें रेजिन का प्रभाव नहीं चाहिए। उसके बाद हम उस प्लेट को एक समतल सतह पर रखेंगे और एक पोटली लेंगे जिसमें रेजिन के डस्ट को या पाउडर को डाला जाएगा, और उस पोटली से धीरे 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 पूरे प्लेट पर हम रेजिन डस्ट को छिड़कते हैं। एक समान सतह के रूप में वो पूरे प्लेट पर बिछ जाता है। रेजिन पाउडर पूरी पूरी प्लेट की सतह पर बिछ जाता है। उसके पश्चात हम एक जाली जैसी सतह, लोहे की जाली की बनी हुई मेज या सतह के ऊपर उस प्लेट को रखते हैं और नीचे से आग से रेजिन को पिघलाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि रेजिन प्लेट से चिपक जाए। जब रेजिन प्लेट से चिपक जाता है तो उसके पश्चात चिपकता कैसे है? जब हम आग आग को पूरे प्लेट पर घुमाते हैं तो रेजिन पिघलने लगता है गर्मी से और वो प्लेट में चिपक जाता है। प्लेट में चिपकने के पश्चात हम क्या करते हैं, वो प्लेट के ऊपर दाने 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 के रूप में चिपक जाता है। फिर हम उस प्लेट को क्या करते हैं, ले जाकर वही रासायनिक घोल, नाइट्रिक और पानी का जो रासायनिक घोल है जो 2:1 के अनुपात में, उसमें हम उस प्लेट को डाल देते हैं। और जहां जहां ब्लैक जापान लगा होता है वहां वहां पर रासायनिक घोल का कोई रिएक्शन नहीं होता, और जहां जहां पर रेजिन गिरा होता है वहां पर रासायनिक घोल का रिएक्शन हो जाता है, और वहां वहां पर छोटे छोटे कणों के रूप में जिंक प्लेट कट जाती है। उनमें छोटे छोटे कणों के रूप में गड्ढे हो जाते हैं। अब हमें जहां पर जिस तरह की डार्कनेस चाहिए होती है वहां पर हम उसी तरह से रेजिन दोबारा छिड़क कर, जैसे पहली बार में हमें हल्का चाहिए तो हम 2 मिनट के लिए एसिड में रखते हैं प्लेट को। फिर हमें अगर रेजिन का छिड़कने के बाद हमें डार्कनेस चाहिए और, तो हम रेजिन वाली प्लेट को एसिड की बात में 5 मिनट के लिए रखते हैं। फिर उससे डार्क इफेक्ट चाहिए तो 7 मिनट के लिए रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जितना डार्कनेस चाहिए प्लेट पर, हम उतनी ही देर के लिए उसे एसिड में रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, वो रेजिन के कणों के रूप में प्लेट पर छोटे छोटे से कणों के रूप में इफेक्ट आ जाएंगे। वो प्लेट के ऊपर एक लाइट एंड डार्क का प्रभाव आ जाएगा। इस तरह से आप लोग समझिए, आप लोगों ने वो पेन के द्वारा डॉट रख रख के ड्राइंग बनाई होगी और उसमें लाइट और डार्क का इफेक्ट दिया होगा। जहाँ पे ज्यादा डार्कनेस करनी होती है वहां पे हम ज्यादा ज्यादा पेन के डॉट डालते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें कम लाइट इफेक्ट डालना होता है वहां पर हम बहुत कम डॉट्स डालते हैं पेन के। सेम वैसा ही इफेक्ट आ जाता है एक्वाटिंट में रेजिन का यूज करने से एक प्लेट के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, उस प्लेट को सेम प्रोसेस से इंक प्लेट के ऊपर रोलर से इंक लगाते हैं, फिर उसे थंब से फिल करते हैं ताकि जो छिद्र हैं, छोटे छोटे डॉट हैं, उनमें वह भर जाए। जब इंक उसमें भर जाती है तो प्लेट को ऊपर से कागज या अखबार के पेपर से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद उसे ले जाकर प्रिंटिंग मशीन में रख दिया जाता है। कागज को फिर से भिगा कर लाकर उस कागज को उसके प्लेट के ऊपर रख कर फिर हम उसे छाप लेते हैं। तो ये एक्वाटिन की पूरी प्रक्रिया थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई। ये आप देख सकते हैं, ये एक एक्वाटिंट का ही उदाहरण है। यहाँ आप देखिए छोटे छोटे से कणों के ही रूप में इफेक्ट आपको लाइट एंड डार्क का दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेजिन का जो कणों का इफेक्ट है वो हल्का इसलिए क्योंकि इस यहाँ पर जब हम रेजिन छिड़का गया तो इस
प्रोसेस को करने के बाद प्लेट को बाथ में बहुत थोड़ी ही देर के लिए रखा गया, 2 या 3 मिनट के लिए, तो ये बहुत हल्का यहाँ पे कटा। तो ये पोर्शन डार्क इसलिए है क्योंकि इस पोर्शन में जब हम रेजिन प्लेट के ऊपर छिड़के थे तो उसके बाद एसिड बाथ में हम लोगों ने 5 से 7 मिनट रखा था, इसीलिए यहाँ पर डार्कनेस का इफेक्ट है, यहाँ पर लाइटनेस का इफेक्ट है। यही एक्वा टिंट की प्रक्रिया है। ये एक्वा टिंट का एक और चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं चीन में जो बुक प्रयोग की गई थी, ये उसका उस बुक का एक चित्रण है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बुद्ध जी की प्रतिमा बनी हुई है जो चीन में सबसे पहली छपी हुई पुस्तक हरित सूत्र में काष्ठ उत्कीर्णन द्वारा छापी गई थी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है इंक जो हम छापा कला के लिए प्रयोग करते हैं, ये उसके टूल्स हैं। ये है छापा कला के 3 तकनीक, उभरी सतह मुद्रण, अंतः सतह और समतल सतह। मैंने अभी तक आप लोगों को समतल सतह उत्कीर्णन के बारे में नहीं बताया। तो समतल सतह उत्कीर्णन का मतलब ये होता है कि जब हम छापने में ना ही उभरी सतह का प्रयोग करते हैं, ना ही अंदर खुदी हुई या अंतः सतह का प्रयोग करते हैं, हम जो चित्र बनाते हैं वो एकदम समतल सतह पर बनाते हैं और उसे फिर छाप लेते हैं। तो समतल सतह उत्कीर्णन में दो तरह की तकनीक आती है। एक होता है वो सेरिग्राफी और दूसरा होता है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी के लिए हमेशा चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत मानी जाती है कि स्नेफेल्डर ने किया था, वो भी पुस्तकों को छापने के लिए। तो लिथोग्राफी जो प्रिंटिंग थी वो काफ़ी लंबे समय तक पुस्तकों को, अखबार को छापने के लिए प्रयोग की जाती थी। और इसमें भी हम रासायनिक घोल के ही द्वारा चूने के पत्थर पर रिएक्शन करके फिर उसमें चित्रण को, फिर उसमें पेपर रख कर चित्रण को पेपर के ऊपर छापते हैं। सबसे पहले एक चूना पत्थर लिया जाता है, उस पर लिथोग्राफी के लिए स्पेशली बनाए जाने वाले क्रेयॉन से ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग करने के पश्चात उस पर हम ऑयल से और रासायनिक घोल से एक ऐसा रिएक्शन तैयार करते हैं कि वो ड्राइंग उसी चूना पत्थर की सतह पर छपने के लायक हो जाता है। और उसके जब हम रासायनिक घोल के रिएक्शन से उस समतल सतह पर बनी हुई ड्राइंग को एक्टिव कर देते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर इंक लगाते हैं। और इंक लगाने के पश्चात जब हम इंक लगाएंगे तो होता भी है कि रासायनिक घोल का जहाँ जहाँ आकृति बनी है वहां पर ऐसा रिएक्शन होता है कि बस इंक पूरे चूना पत्थर पर उन्हीं जगहों पर लगती है। उसके पश्चात हम उसके ऊपर एक कांटे शीट रखते हैं और उसे छाप लेते हैं। पत्थर पे बने हुए चित्रण को हम कागज के ऊपर छाप लेते हैं। और जो दूसरी टेक्निक थी वो थी सिल्क स्क्रीन या सेरिग्राफी। सेरिग्राफी के बारे में या सिल्क स्क्रीन के बारे में या स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। स्क्रीन प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन और सेरिग्राफी तीनों एक ही नाम है। सिल्क स्क्रीन का ज़्यादातर या प्रयोग आप देखते हैं उसमें किया जाता है साड़ियों को छापने के लिए या कपड़ों पर प्रिंटिंग करने के लिए। और स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है कार्ड वगैरह को छापने के लिए। ये तीनों एक ही नाम है, इनकी तकनीक भी एक ही है, बस यही है कि इनको जिसपे छापा जाता है वो माध्यम अलग अलग है बस। तो सेरिग्राफी में क्या किया जाता है, सेरिग्राफी में हम स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं। एक लकड़ी के फ्रेम के ऊपर सिल्क के कपड़े को कस दिया जाता है और उसके पश्चात एक ड्राइंग को हम स्टेंसिल के रूप में कट करते हैं और उसी फ्रेम के ऊपर रख देते हैं। फ्रेम के ऊपर रखने के बाद हम फ्रेम को उल्टा करते हैं और कागज के ऊपर रखते हैं। कागज, उसके ऊपर स्टेंसिल, स्टेंसिल के ऊपर कागज, कागज के ऊपर फ्रेम होता है जिसमें सिल्क स्क्रीन का कपड़ा लगा होता है और उसके ऊपर
स्टेंसिल लगी होती है। स्टेंसिल के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, इंक स्क्वीजी से प्रिंटिंग इंक को स्क्रीन पर पूरे स्क्रीन फ्रेम पर घिस दिया जाता है। होता क्या है कि जितनी जगहों पर उस आकृति की आकृति वाली स्टेंसिल रखी होती है, उतनी जगहों पर वो इंक कागज पे नहीं छपता है, और जितनी जगहों पर इस कपड़ा रहता है, सिल्क स्क्रीन का भाग खुला रहता है, उतनी जगहों पर बस इंक के द्वारा कागज पर रंग लग जाते हैं और एक स्टेंसिल प्रिंटिंग कागज पर छप जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर छापा कला के की विभिन्न तकनीकों के बारे में जाना।